नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, गुलशन नंदा जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कि सांवली रात, भंवर और पीले फूल, ये मैं आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं इनका बहुत ही रोचक उपन्यास जिसकी लाखों प्रतियां बिकी थीं, जिसका नाम है मैली चांदनी, और जिसे एक बार सुनने के बाद आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, प्रस्तुत है मैली चांदनी का पहला भाग। पानी, जरा आहिस्ता से, घबराओ नहीं बेटी। अभी बीनापुर कितनी दूर है? यही 3-4 स्टेशन और। ना जाने दिल का यह दर्द। घर तक। अब आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना कर रखा है। बस लो, मैं चुप हो गया। नवाब सिंह ने बेटी की बात काट दी और आराम करने के लिए अपना सिर तकिए पर टिकाते हुए बड़ी हसरत से अपनी बेटी चांदनी की ओर देखने लगे। चांदनी अपने पिता की उन निराश और बीमार नज़रों को सहन न कर सकी। उसकी पलकें बोझिल होकर झुक गईं और फिर वह लपक कर बराबर वाली सीट पर जा बैठी और समय की लंबी घड़ियों को काटने के लिए घुटनों पर एक पत्रिका फैलाकर चुपचाप पढ़ने लगी। सहसा जो उसकी नज़रों ने पत्रिका से उचटकर अपने सामने वाली सीट पर बैठे उस युवक को देखा तो न जाने कब से टकटकी लगाए उसे निहार रहा था, तो वह झेंप गई और उसने पत्रिका को ऊपर चेहरे तक सरका लिया। राजेश उसी प्रकार बुद्ध बना उसकी ओर निहारता रहा और सोचता रहा, पिता की बीमारी के कारण कितनी परेशान है यह। धनाढ्य पिता की धनाढ्य बेटी। वह उनकी धनाढ्यता का अनुमान उनके वस्त्रों से और उनके सामान से पूरी तरह लगा चुका था। अब उसने थोड़ा सा उचककर उस लड़की का चेहरा देखना चाहा, लेकिन सफल न हो सका। जनता एक्सप्रेस अपनी पूरी गति से शून्य की चुप्पी को भेदती हुई बढ़ती चली जा रही थी। पहले तो उन धनाढ्य लोगों को तीसरी श्रेणी में सफ़र करते देखकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उनकी व्यवस्था देखकर मन ही मन मुस्कुरा दिया था। राज्य ने जनता गाड़ी चलाकर धनी और निर्धन के भेदभाव को काफ़ी कम करने की कोशिश की है, लेकिन उन दोनों वर्गों के दिलों का फासला कम नहीं हो सका, बल्कि समय की गति के साथ साथ यह फासला बढ़ता ही जा रहा है। धनी की दुनिया और निर्धन की बस्ती एक आकाश के शिखरों को छूने जा रही है और दूसरी अपनी ही नीचाइयों में धंसी जा रही है। और इन दोनों में पिसकर रह गई थी राजेश की जिंदगी, जो न तो धन की दुनिया का वासी था और न उन अंधेरी गलियों का। वह उस वर्ग विशेष का पात्र था जो अपने दिल दिमाग में धन कुबेरों जैसी सैकड़ों आशाएं तो रखता है, लेकिन उसका भाग्य उसे उन तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि वह तो उसे उन अंधकारपूर्ण गलियों का कीड़ा बनाने पर तुला हुआ था जिसकी कल्पना मात्र से उसकी नसों में दौड़ता हुआ लहू जमकर रह जाता था। धन एक ऐसी वस्तु है जिसे मनुष्य अनहोनी की होनी में बदल सकता है। यह बात राजेश के मन मस्तिष्क में बैठ चुकी थी। उसके जीवन में पैसे के अभाव ने ही उससे उसकी माँ छीन ली। बहुत ससुराल में घुट घुट कर तपेदिक की रोगड़ी बन गई, केवल इसीलिए कि उसका पिता उसके ससुराल वालों की इच्छानुसार दहेज न दे सका, और उसी दुनिया में उससे उसकी प्रेमिका भी छीन ली थी। या यूँ कहिए कि उसकी खस्ता हालत देखकर उसकी प्रेमिका ने धीरे धीरे उससे मुंह मोड़ लिया। जीवन के इन अनुभवों और दुर्घटनाओं ने आज उसके दिल को पत्थर बना दिया था, और आज उसी धन को प्राप्त करने की धुन में वह घर से निकल पड़ा था। वह अपने आपे में लौटा तो उसकी नज़र फिर उस सामने वाली लड़की पर पड़ी। वह ऊँघ रही थी। चेहरे पर की पत्रिका अब लुढ़ककर उसके वक्ष स्थल पर आ टिकी थी, और सुंदर और सुकोमल चेहरे पर छाई हुई पीलिमा कुछ ऐसी लग रही थी जैसे मैली चांदी छिटक रही हो। अपने मन की उथल पुथल को किंचित कम करने के लिए वह उस अबोध एवं उदास चेहरे को देखकर आनंदित होने लगा। हवा के हल्के हल्के झोंकों से उसके बालों की एक लट माथे पर भी थरथरा रही थी, जैसे उसके हृदय की कपकपी चेहरे पर उभर आई हो। बोझिल पलकों और आंखों के गिर्द पड़े हुए काले घेरों से स्पष्ट था कि वह निरंतर कई रातों से जाग रही थी।
दूर टुंड मुंड पहाड़ियों की गोद में डूबता हुआ सूरज अब अपनी किरणों की लालिमा उसके पीले मुखड़े पर फेंकने लगा था। वातावरण पहले से अधिक ठंडा हो गया और हवा के ठंडे झोंके के स्पर्श से चांदनी के गालों पर जो विचित्र सा कंपन होने लगता था, वह मानो राजेश की गर्म नसों में खलबली मचाने पर तुल गया था। रेलगाड़ी किसी पुल पर से गुजरी जिसकी घड़घड़ाहट से चांदनी के सपनों की दुनिया तहस नहस हो गई। वह चौंक कर जाग पड़ी और इस घबराहट में पत्रिका फिसलकर फर्श पर जा गिरी। पलटकर उसने पिता की ओर देखा, जो स्वयं इस शोर से जग गए और अपने खुश्क ओठों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। वह निकट आई। नवाब सिंह पानी मांग रहे थे। तभी चांदनी की नज़र राजेश पर पड़ी, जो सुराही से पानी उड़ेलकर उनकी ओर बढ़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को मौन नज़रों से देखा। फिर चांदनी ने पानी के लिए मना करते हुए पलटकर अपना बैग खोला और एक शीशी निकालकर उसमें से कुछ बूंदें पिता की खुश्क जवान पर टपका दीं। फड़फड़ाते ओठ शांत हो गए। पानी। राजेश ने हाथ में थामे हुए गिलास को आगे बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, इस दवा के बाद पानी की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। क्या कोई बीमारी? दिल की। अभी ये शब्द चांदनी की ज़बान पर ही थे कि नवाब सिंह बुरी तरह खांसने लगे। चांदनी ने तुरंत उन्हें बाजू का सहारा दिया और उनका धड़ ऊंचा करने लगी। नवाब सिंह बराबर अपनी छाती को मसले जा रहे थे। चांदनी के कमज़ोर बाजू जब उन्हें पूरी तरह न संभाल सके तो राजेश ने लपककर उन्हें सहारा दिया। चांदनी ने तुरंत दवा की एक गोली निकाली और उनकी जवान पर रख दी। गोली घुलकर जवान की नसों में जब्त हो गई और उसके साथ ही उनकी बिगड़ी हुई हालत काबू में आ गई। वह फिर लेट गए और अपनी थरथराती आवाज़ में चांदनी से बोले, मुझे फ़ौरन गाड़ी से उतार लो, मैं गाड़ी में मरना नहीं चाहता। बेटी पिता को धैर्य देने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे अपनी बेचैनी बर्दाश्त न कर सके। गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकने जा रही थी। चाल धीमी होते ही चांदनी ने राजेश की ओर प्रार्थी नज़रों से देखा। वह चुपचाप बैठा पिता पुत्री के स्नेह और पीड़ा का अवलोकन कर रहा था। चांदनी का संकेत समझते ही छपाक से उठ खड़ा हुआ। नवाब सिंह की निराश नज़रों में धुंधली सी चमक उभर आई। गाड़ी रुक गई। राजेश ने 2 कुलियों की सहायता से नवाब सिंह को गाड़ी से उतारा। चांदनी सामान उतरवाने लगी। वह नवाब सिंह को वेटिंग रूम तक ले आया और जब उसने स्टेशन मास्टर से डॉक्टर बुलवाने के लिए कहलवाया तो पता चला डॉक्टर तो 8 मील से बुलवाना होगा। अब तक चांदनी भी वहां आ चुकी थी और अभी वह राजेश का धन्यवाद भी न कर पाई थी कि गाड़ी छूट गई। राजेश तेजी से अपने डिब्बे की ओर भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गाड़ी ने अपनी गति पकड़ ली थी और वह गाड़ी पकड़ने से रह गया। उसने निराश नज़रों से गाड़ी के अंतिम डिब्बे को, जो सिग्नल तक पहुंचा था, देखा और फिर पीछे से आहट पाकर पलटा। चांदनी खड़ी थी। धीमे स्वर में बोली, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा बिस्तर, मेरा बैग, उसका भी अफसोस है मुझे। घबराहट और जल्दी में सब कुछ भूल गई। लेकिन ऐसी हालत में आप लोगों को सफ़र नहीं करना चाहिए था। मजबूरी थी और यह दौरा पहली बार उन्हें कल रात ही पड़ा। आप इनकी बेटी हूँ। मेरे पिता नवाब सिंह और मैं चांदनी। उसने अपना नाम ज़रा झिझकते हुए बताया। चांदनी नाम सुनते ही राजेश की नज़रें एक बार फिर उसके चेहरे पर जम गईं। वही अबोध और उदास चेहरा। जब वह राजेश की उन नज़रों को सहन न कर सकी तो बोली, जल्दी में जनता एक्सप्रेस से ही ले आई। मेल 10 घंटा लेट थी। बातें करते करते दोनों वेटिंग रूम तक आ पहुँचे। नवाब सिंह को होश आ चुका था। भीतर पहुँचते ही चांदनी ने पिता को गाड़ी के छूट जाने की बात बताई और यह भी बताया कि इनका सारा सामान गाड़ी में ही चला गया है। वे धीमे से बोले, कोई बात नहीं, हम दिला देंगे। जी नहीं, राजेश कुछ कहना चाहता था कि वे फिर बोले, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। कहाँ जा रहे थे? बम्बई। किसी काम से? जी काम से नहीं, काम की तलाश में जा रहा था। सुना है बम्बई में आदमी थोड़े समय में अधिक कमाई कर सकता है। जमाने के सताए हुए मालूम होते हो। जी हाँ, जिंदगी की तलखियों ने कुछ ऐसी खाइयाँ खोद दी हैं जिन्हें सिर्फ धन से पाटा जा सकता है। पिता और राजेश की यह बातचीत लंबी ना हो जाए, यह सोचकर चांदनी ने
उन्हें अधिक बोलने से मना कर दिया। बेटी की चेतावनी पर किंचित मुस्कुराते हुए वे बोले, राजेश जी, क्या ऐसा संभव नहीं कि तुम हमारे साथ बीनापुर चले चलो? जी मैं वहाँ, मेरा मतलब है चांदनी अकेली है और रास्ता कठिन, वह अकेली मुझे संभाल ना पाएगी। राजेश ने इसका उत्तर देने में कुछ समय ले लिया। इस बीच में नवाब सिंह ने बताया कि वे उसके सामान का नुकसान पूरा कर देंगे और उसकी मेहनत और मेहरबानी के लिए यथोचित रकम भी भेंट करेंगे। पहले तो राजेश ने आनाकानी की, लेकिन फिर मान गया। फिर थोड़ी देर बाद उनकी प्रार्थना पर वह शहर से एक टैक्सी ले आया। टैक्सी ड्राइवर ने रोगी यात्री और परदेश का मामला देखा तो 200 रुपये की मांग करने लगा। राजेश ने उसका कंधा दबाते हुए कहा, बुज़दिल कहीं का, अमीर आसामी है, 2 क्या 4 भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। फासला दूरी का नहीं, जिंदगी और मौत का है। ऐसे मौके पर मुंह मांगे दाम ना मिलें तो फिर कब? चांदनी तभी बाहर आ गई। राजेश तुरंत बात बदलकर बोला, ड्राइवर बीमार देखकर अकड़ रहा है, बीनापुर तक जाने के लिए 500 मांग रहा है। तो इसमें सोचने की क्या बात है, मजबूरी है, इससे कहिए टैक्सी यहाँ ले आए। चांदनी ये कहकर चली गई तो ड्राइवर आश्चर्य से राजेश की ओर देखने लगा और फिर चुपचाप दूर खड़ी टैक्सी लेने चला गया। राजेश बुद्ध बना वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि धनी व्यक्ति अपनी मृत्यु को भी धन के सहारे रोक सकता है। चांदनी ने 500 का किराया यूँ मान लिया जैसे उसने किसी ने 5 का नोट मांग लिया हो, और उसकी माँ केवल इसीलिए मृत्यु से न लड़ सकी थी कि उसकी बढ़ती हुई बीमारी के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का खर्चा था, दवाओं की आवश्यकता थी, खून की कीमत चाहिए थी जिसे वह किसी प्रकार न जुटा सकता था। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। टैक्सी के हॉर्न ने उसे चौंका दिया। वह वेटिंग रूम के सामने आ रुकी थी। वह तेजी से अंदर की ओर लपका और 2 आदमियों की सहायता से ठाकुर साहब को टैक्सी की पिछली सीट पर आराम से बिठा दिया। चांदनी ने सामान टैक्सी में रखवाया और कुलियों की मजदूरी चुकाते हुए पिता के पास जा बैठी। पिता ने अपने अज्ञात सहयात्रियों पर एक नज़र डाली और ओठों में मुस्कुराहट दबाए अगली सीट पर बैठा था। टैक्सी बीनापुर की ओर चल पड़ी। टेढ़े मेढ़े रास्तों की यह अनोखी यात्रा मानस पटल पर नक्काशी सी करने लगी। एक विचित्र यात्रा, गहरी चुप्पी, अनजान राहें और एक नई मंजिल। टैक्सी की गति से कहीं तीव्र राजेश के मानसिक उपद्रव बढ़ते जा रहे थे और वह रह रहकर उस अज्ञात मार्ग से नजरें हटाकर सामने लगे शीशे में झांक लेता था। चांदनी अपनी सीट की पुश्त पर पीठ टिकाए गुमसुम बैठी थी। अध्याय 2। इंजेक्शन के तुरंत बाद नवाब सिंह पहियों वाली आराम कुर्सी पर ही सो गए। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया था और आते जाते चांदनी से कह गया था, नींद खुलने पर अगर पानी मांगे तो इसी दवा को 4 बूंद उनकी जबान पर टपका देना। डॉक्टर चला गया। रोगी के कमरे में बस चांदी थी और राजेश। दोनों की सहमी सहमी नज़रें एक दूसरे से टकराईं और रात के धुंधले उजारे में बिखर गईं। राजेश ने जब उसके थके हुए बोझिल पपोटों को देखा तो बोला, सुनो मुझे तो इस अनजानी जगह में नींद नहीं आएगी। फिर अच्छा होगा अगर तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। ठाकुर साहब के पास मैं बैठता हूँ, वक्त भी कट जाएगा और आपको 2 घड़ी आराम भी मिल जाएगा। चांदनी कुछ न बोली। धीरे से उठकर टेबल लैंप जला दिया और फिर छत से लटकते हुए फानूस को बुझाते हुए बगल के कमरे में चली गई। राजेश पूर्ववत नवाब सिंह की आराम कुर्सी के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा रहा। रात के 2 बज गए। वह उसी तरह टांगे पसारे कुर्सी पर बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की बेकाबू धड़कनों से ताल मिला रही थी। सामने नवाब सिंह नींद में बेहोश खर्राटे ले रहे थे। बगल के कमरे में चांदनी आराम कर रही थी और उस लंबी चौड़ी हवेली में चारों ओर सन्नाटा था और कमरे का साजो सामान और छत और दीवारों पर की मीनाकारी उनकी धनाढ्यता और पीढ़ियों की पुख्ता जड़ों का एहसास दिला रही थी। एकाएक उसकी नज़र कमरे की एक दीवार से जड़ी हुई लोहे की अलमारी पर जा टिकी। वह संभल कर बैठ गया। उसके मस्तिष्क में उस अलमारी में बंद दौलत के नक्शे उभरने लगे।
चांदनी ने जब उस लौह लक्ष्मी के किवाड़ खोलकर डॉक्टर की फीस चुकाई थी तो राजेश की आंखें भीतर के नोटों के पुलंदों को देखकर फट सी गई थीं। और अब जबकि उसने बंद अलमारी की ओर देखा तो उसके सामने नोटों के ढेर नाचने लगे। तभी उसकी नज़रें वहां से हटकर ठाकुर साहब की ओर लौट आईं और रेंगती हुई उनके कुर्ते की जेब पर जा टिकी, जिनसे उस अलमारी की चाबी थी। एकाएक एक विचार ने उसके मस्तिष्क पर एक प्रहार किया। नसों में एक हलचल सी पैदा हुई और उसकी नज़रें बड़ी तेजी से कभी उन अलमारी से और कभी उस कुर्ते की जेब से टकराने लगीं। उसे ख्याल आया, इस कड़की के दिनों में अगर उसने ठाकुर साहब से सहानुभूति की है तो वह उसका प्रतिफल क्या देंगे? 200, 400 बस। क्या इस रकम से उसके जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर हो जाएंगी? क्या वह अपनी प्रेमिका के प्यार का मूल्य सोने चांदी के तराजू में तौलने का दावा कर सकेगा? एक साथ न जाने कितने प्रश्नों ने उभरकर उसके मस्तिष्क को घेर लिया। हर प्रश्न का एक ही उत्तर था, वह चाहे तो इस अवसर से लाभ उठाकर अपने जीवन की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वह घुटी घुटी और दम तोड़ती हुई आशाएं, वे थिरकते हुए सुंदर क्षण, फाकों के दिनों में बिखरे हुए सपने, उन सबको एक साथ पूरा कर सकता है। भावनाओं के इस प्रवाह में बहते बहते उसने अपनी ठिठकी हुई नज़रों को कमरे की खामोश दीवारों से टकराया। वातावरण शांत था, शांत एवं मौन। बहुत ही धीरे से वह अपनी जगह से उठा और एक प्रकार से रेंगता हुआ उस किवाड़ तक पहुंचा जो बगल के कमरे में खुलता था। चांदी सो रही थी, जैसे एक मुद्दत के बाद उसकी आंख लगी हो। थकी हारी पलकों ने निद्रा के तीव्र आक्रमण के सामने शस्त्र डाल दिए थे। राजेश वहां से सरका और नवाब सिंह के पास लौट आया। एक बार फिर उसने अपने चारों ओर नज़र डाली, साहस जुटाया और हाथ बढ़ाकर ठाकुर साहब की जेब तक ले गया। लेकिन अभी उसने सांस रोककर कुर्ते की जेब में से चाबी निकाली ही थी कि ठाकुर साहब की नींद लग गई। फड़फड़ाते ओठों से उन्होंने पानी मांगा और राजेश सिर से पांव तक कंपकपाकर रह गया। बिजली की सी तेजी से उसने चाबी जेब में छोड़ दी और हाथ खींच लिया। ठाकुर साहब ने पुनः पानी मांगा। उनकी आंखें अभी तक बंद थीं। राजेश ने लपककर दवा की शीशी उठाई और उसमें से 2-4 बूंदें उनकी जबान पर छोड़ दीं और इसके साथ ही नवाब सिंह की आंखें खुल गईं। विफरे श्वास संतुलित हुए। नज़रों का धुंधलका दूर हुआ तो सामने खड़े राजेश को देखकर बोले, ओ तुम? जी। तुम्हें तो बम्बई जाना है ना? जी, सुबह चला जाऊंगा। हमारे लिए तुमने कितना कष्ट उठाया, इसका ख्याल करता हूं तो। नहीं जी, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। फ़र्ज़ नहीं, हम पर यह एहसान है तुम्हारा। यह एक बहुत बड़ा एहसान है। सच पूछो तो तुम मनुष्य नहीं, देवता हो। राजेश अपने बारे में ऐसी राय जानकर कुछ देर के लिए अपने आप में लज्जित हो गया। ठाकुर साहब उसे देवता समझने लगे थे, लेकिन उस देवता के मन में उठते हुए उस पाप की छाया से अनभिज्ञ थे जो उसकी बुद्धि पर छा गया था। वह अभी सोच ही रहा था कि उन्हें क्या उत्तर दे कि उन्हें अपना वचन याद आया। उन्होंने उसे उस एहसान की कीमत देने का वायदा किया। उसी विचार से वे उससे बोले, जरा मेरी कुर्सी धकेलकर उस अलमारी तक तो ले चलो। अलमारी का नाम सुनते ही राजेश के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने अपने कांपते हाथों को कुर्सी की पुष्ट पर टिकाया और धकेलता हुआ अलमारी तक ले गया। नवाब सिंह ने जेब से चाबी निकाली और उसे राजेश के हाथों में थमाते हुए अलमारी खोलने का इशारा किया। क्षणभर के लिए तो राजेश के पसीने छूट गए, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने कांपते हुए शरीर को संभाला और चाबी हाथ में लेकर अलमारी के पास जा पहुंचा। अलमारी में चाबी घुमाते हुए उसकी उंगलियां पूर्ववत कांप रही थीं। अलमारी के किवाड़ खुले तो राजेश की आंखें जैसे पथरा गईं। ऐसा लगा जैसे अलमारी में पड़े सोने चांदी के ढेर की चमक ने उसकी आंखों की ज्योति छीन ली हो। उसके उड़े हुए होश आवास काबू में आए तब उसने ठाकुर साहब को यह कहते सुना, यह मेरी आयु भर की कमाई है। सोचता हूँ भगवान भी मनुष्य से क्या मजाक करता है। एक तुम हो कि पैसे पैसे को तरस रहे हो, और एक मैं हूँ जिसका हर सांस सोने चांदी में पिरोया हुआ है। यह तो भाग्य की बात है ठाकुर साहब, जिस पर भी वह दयालु हो जाए। नहीं,
मैं इसे उसका एक खेल समझता हूँ। ऐसा ना होता तो वह मुझे बेटे के सुख से वंचित ना रखता। चांदनी को जन्म देते ही उसकी माँ की भरी जवानी में ना उठा लेता, और आज आज मैं यूं तरसते हुए संसार से ना जाता। नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप तो, मैं जानता हूँ बेटा, मेरी यह आयु भर की कमाई मेरे जीवन का एक सांस भी नहीं खरीद सकती, और मैं यह समझता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद दुनिया वाले मेरी मासूम और नासमझ बेटी को लूट खाएंगे। ये मित्र और सगे संबंधी जो मरघट के कुत्तों की तरह मेरी जिंदगी को सूंघ रहे हैं, मेरी आंखें बंद होते ही इस धन पर टूट पड़ेंगे। राजेश ने देखा नवाब सिंह की आंखों में आंसू आ रुके थे। फिर वह अपने आंसुओं को भीतर ही भीतर पीते हुए बोले, बताओ तुम्हें क्या दूं? 100, 200, 400? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात सचमुच छोटी है। भला इन 2-4 नोटों से तुम्हारी जिंदगी तो नहीं संवर सकती, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तो नहीं दूर हो सकती। राजेश उनकी इस अनोखी बात पर प्रश्नचिन्ह सा बनकर रह गया, जैसे उसने अब देखे सुने पर विश्वास न आ रहा हो। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि किसी धनी का दिल उसके दिल का दर्द बांट सकता है। क्या सोच रहे हो? नवाब सिंह ने प्रश्न किया। जी यही कि क्या इस संसार में ऐसे लोग भी बसते हैं जो धनवान होते हुए भी अपनी छाती में दर्द भरा दिल रखते हों। यह दर्द तुमने ही दिया है बेटा। जीवन भर जवाहरात को तोलता रहा, लेकिन हीरे की परख अभी सीखी है। मुझे क्या मालूम था कि जिन्हें जिंदगी भर हीरा समझता रहा वे कांच के टुकड़े थे, और एक अनजान राही मेरे दिल में कोहनूर बनकर समा जाएगा। आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं राजेश, मुद्दत के बाद एक इंसान मिला है, सो दिल का दर्द बांट रहा हूँ। एक तुम हो जो जिंदगी भर दौलत के लिए तरसते रहे हो, एक मैं हूँ जो लाखों कमाने के बाद भी किसी को अपना ना कह सका। सोचता हूँ आज इसी नाते तुमसे एक संबंध जोड़ लूँ, दौलत और इंसानियत का संबंध। राजेश, जो उनकी बातों की था पाने की कोशिश कर रहा था, भौचक्का रह गया, और जब उसने यह सुना कि उसे अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य हीरा सौंपना चाहते हैं, तो वह बुद्ध बना उनके चेहरे को देखता रह गया। नवाब सिंह ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए पुनः कहा, हाँ राजेश, मैं अपनी चांदनी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, ताकि निश्चिंत होकर मृत्यु को गले लगा सकूँ। यह आप क्या कह रहे हैं? वही जिसे कहने के लिए मैं अब तक अधीर था। शायद मृत्यु का देवता अब मेरे लिए अधिक इंतज़ार ना कर सके। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा ना कहिए। मैं तो क्या तुम्हें हमारी बेटी पसंद नहीं? यह बात नहीं, भला उस ऐसी देवी। फिर असल में मैं ही इस योग्य नहीं हूँ। हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है बेटा। तुम क्या हो मेरी आंखों से देखो। नवाब सिंह ने बड़े स्नेह से उसका हाथ थाम लिया और बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। उनकी विवशता आज राजेश का भाग्य बनती जा रही थी। भाग्य की इस उथल पुथल की कल्पना मात्र से ही वह बौखला गया, और उसी बौखलाहट में उसके मुंह से हाँ निकल गई। यह बात वह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ क्षण पूर्व जिस अलमारी का धन चुराने का वह इरादा कर रहा था, भाग्य के एक ही झटके से वह उसका मालिक भी बन सकता है। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। इसके बाद जब राजेश ने अपनी नज़रें नवाब सिंह से मिलाने की कोशिश की, तो वे धीमे स्वर में बोले, इसे मेरा एहसान नहीं, मजबूरी समझो। तुमसे यह बात छुपाना पाप होगा कि मेरी चांदनी मैली है। मैं समझा नहीं ठाकुर साहब। वह एक बच्चे की माँ बनने वाली है। ठाकुर साहब के इस वाकिफ पर वह ऐसे चौंका जैसे अचानक किसी विषैले बिच्छू ने काट लिया हो। उसकी नसों में लहू मानो पानी भरकर बदन से फूट पड़ा। एक असह पीड़ा से कराकर जब वह पलटा, तो उसकी नज़रें चांदनी पर पड़ीं, जो किवाड़ का सहारा लिए न जाने कब से उनकी बातें सुन रही थी। उसे पलटते देखकर वह बड़ी तेजी से एक ओर सरक गई। राजेश का हाथ अभी तक ठाकुर साहब की पकड़ में था, और वे उसकी मनस्थिति को उसकी कांपती हुई उंगलियों से महसूस कर रहे थे। वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। वह अपनी इज्जत का सौदा उसकी विवशता से करना चाह रहे थे। इसलिए जब उन्होंने बड़े ही आतुर स्वर में उसे यह बताया कि चांदनी लोक लाज के डर से आत्महत्या करने घर से निकल भागी थी,
तो भी उसके दिल में किसी प्रकार के दया भाव ने सिर न उठाया। जब वह काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो नवाब सिंह को ही कहना पड़ा, मेरी ये लाखों की जायदाद भी शायद मेरी इज्जत नहीं बचा सकती। सिर्फ तुम चाहो तो इसे ढांप सकते हो। तुम्हारा यह एहसान शायद मुझे मृत्यु की आखिरी हिचकी आराम से लेने दे। राजेश के हृदय पर उनकी ये भावुक बातें हथौड़ी सी चोटें लगा रही थीं। जब वे उसकी सहनशीलता से बाहर हो गईं तो उसने एक झटके से अपना हाथ उनकी पकड़ से छुड़ा लिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके कानों में नवाब सिंह के ओठों की अंतिम फड़फड़ाहट भी सुनी, लेकिन वह सुनी अनसुनी करके उनकी हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन अभी वह हवेली के फाटक से बाहर ही निकला था कि एक चीख की आवाज़ सुनकर उसके पांव ठिठक गए। पलटकर देखा तो चांदनी ठाकुर साहब के कमरे की ओर भागी जा रही थी। शायद उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ गया था। राजेश क्षण भर के लिए असमंजस में पड़ा सोचता रहा कि उसके कदमों को किस ओर बढ़ना चाहिए। दूसरे क्षण उसके कदम नवाब सिंह के शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। डॉक्टर बुलाया गया, जिसने आते ही नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वही सावधानी, वही व्यवस्थाएं जो राजेश ने भी सुनी और उनकी बेटी चांदनी ने भी। नवाब सिंह बिस्तर पर बेसुध पड़े थे और चांदनी अपने आंचल से उनके माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ रही थी। डॉक्टर चला गया, लेकिन कमरे की चारदीवारी में घिरे हुए दो जीवों के हृदयों की धड़कनें काफ़ी देर तक वहां मौजूद रहीं। एक लज्जा की चरम सीमा में खोई जा रही थी और दूसरा अपनी व्यवस्थाओं की परीक्षा ले रहा था। न जाने क्यों समय के वे उड़ते क्षण उसकी भावनाओं को छिन्न भिन्न करने पर तुल गए थे। चांदनी कब तक कमरे से खिसक गई राजेश को मालूम नहीं हुआ। अपने विचारों की डोरी काटकर जब वह चौकन्ना हुआ तो वह वहां मौजूद नहीं थी। फटी फटी नज़रों से उसने कमरे के सभी अंधेरे कोनों को छान मारा, लेकिन चांदनी का कहीं कोई निशान नहीं मिला और साथ ही उसने अपना सांस घुटता हुआ महसूस किया। तभी वह लौट आई। उसके हाथों में नोटों की एक गड्डी थी। राजेश ने आश्चर्यचकित सा होकर उसकी ओर देखा और जब वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई तो वह चीख कर बोला, यह क्या है? हमारी ओर से एक तुच्छ भेंट। किस लिए? आपके जीवन की कुछ कीमती घड़ियां जो हमने ले ली थीं। ओह, तो आप समय की घड़ियों का नापतोल खूब जानती हैं। मैं समझी नहीं। तो अब समझ लीजिए, मैं जीवन की कुछ घड़ियों का सौदा नहीं करता। अगर करना ही है तो जीवन भर का सौदा होगा। जी हाँ, ठाकुर साहब को होश आ जाए तो उन्हें बता दीजिएगा कि राजेश ने अपना फैसला बदल दिया है। वह उनकी इज्जत का बोझ अपने ऊपर लेने को तैयार है। यह कहते कहते वह हॉल कमरे की ओर बढ़ गया। चांदनी बुद्ध बन गई और सब सुनती रही, जैसे उसे उसके कथन पर विश्वास न हुआ हो। अध्याय 3। पलंग पर लगी चमेली के फूलों की लड़ियां अपनी महक से चांदनी के मन मस्तिष्क को गुदगुदा रही थीं और वह लाल जोड़े में लिपटी हुई शर्मीली दुल्हन की कल्पना कर रही थी, जिसने उस रात से पहले कभी अपने दूल्हा को न देखा हो और अब अपने अहोभाग्य के ख्याल से जिसका हृदय धक धक कर रहा हो। लेकिन उसने तो अपना दूल्हा देख रखा था, जो सुंदर भी था और साहसी भी, और अब भी उसके सामने सोफे पर लेटा सिगरेट के कश पर कश लगा रहा था। लेकिन न जाने किन विचारों के वशीभूत वह एकदम सन्न सी रह जाती थी। कनखियों से उसे देखे तो देख लेती, लेकिन पुकारने की हिम्मत न होती थी। उसका आंचल मैला था। राजेश ने तो दिल पर पत्थर रखकर उसके मैल को अपने स्वच्छ वस्त्रों से छुपा लिया था, लेकिन उसके दिल का भय कब उसके हृदय की गहराइयों में डूब जाएगा, इसका उसे अनुमान न था। वह बार बार अपने खुश्क ओठों में रस भरने की कोशिश करती रही, लेकिन नारी लज्जा के सम्मुख उसकी एक न चलती। एक धीमी सी आवाज़ उसे एक कहती सुनाई देती, कितनी बेशरम है तू चांदनी, दूल्हे से पहल करने की हट करती है। यह रात तो दुल्हन की शर्म की रात है। शर्म के ये घूंघट तो दूल्हा के हाथों से खुलते हैं, फिर तू क्यों तड़प रही है? इस आवाज़ के साथ ही उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगता और फिर अपने अतीत की भयानकता से
उसके शरीर में एक बिजली सी कौन जाती। उसकी शादी एक अनोखी शादी थी। यह रात एक अजीब रात थी। यह दुल्हन अपनी किस्म की एक अलग दुल्हन थी। इन्हीं विचारों में डूबी वह पानी पानी हुई जा रही थी। 2 घंटे बीत गए। चांदनी के बदन के अंग अंग में एक ऐंठन सी पैदा हो रही थी। पैरों की नसें तो जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई थीं। बड़ी मुश्किल से पलकें उठाकर उसने दाईं ओर देखा। राजेश अभी भी जाग रहा था। सामने पड़ी एस्ट्रे में बुझे हुए सिगरेट के टुकड़ों का ढेर लग गया था। चांदनी को लगा जैसे वे बुझे हुए टुकड़े उसके हृदय के दाग हैं जो धीरे धीरे सुलग रहे हैं। सिगरेट के धुएं ने चमेली की महक का गला घोंट दिया। अचानक राजेश ने जो दुल्हन की ओर देखा तो उसके कंपकपा कर मुंह फेर लिया। उसकी कलाइयों पर मचलती हुई चूड़ियों की एक हल्की सी खनखनाहट पैदा हुई, फिर डूब गई। राजेश को उसकी थकान का एहसास हुआ। वह चुपचाप अपनी जगह से उठा और धीमे कदमों से बाहर की ओर चल दिया। यह देखकर चांदनी के मुख ओठों में न जाने कैसे स्वर लौट आया और वह एकाएक कह उठी, जा रहे हैं क्या? हाँ। क्यों? मुझे नींद जो आ रही है। यह आपने कैसे जाना? मैंने नहीं तो बस ख्याल था। इन आँखों में नींद कहाँ? आप ही आप चांदनी के मुंह से निकल गया। इस वाक्य ने राजेश के डोलते दिल को एक और धक्का लगाया और वह संभलकर अपने कदमों को मजबूती से जमीन पर जमाने लगा जो उसके पांव तले से सरकती जा रही थी। एक बार फिर उसकी नज़रें चांदनी की नज़रों से टकराईं जो बड़े ही शर्मीले अंदाज से उसकी ओर देख रही थीं। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह बोली, बैठ जाइए। राजेश पलटकर चुपचाप सोफे पर आ बैठा। चांदनी फिर बोली, भाग्य का यह खेल तो हमें ऐसी सीमा पर ला खड़ा करेगा, कौन जानता था। कभी कभी इंसान की मजबूरियां उसे अनोखे से अनोखा खेल खेलने पर भी मजबूर कर देती हैं। जानती हूँ, लेकिन क्या यह खेल केवल खेल ही बनकर रह जाएगा? यह सुनते ही राजेश ने एक झटके से अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसकी यह हरकत उसके मानसिक ज्वार भाटे की प्रतीक थी। इस कसक की पीड़ा चांदनी के दिल में भी उठी, लेकिन वह उसे अपने दांतों में दबाकर रह गई। आज की रात दो नौजवान दिलों की उमंगों का सपना होती है। ना जाने वह कैसे कह उठी और फिर जरा रुककर बोली, लेकिन उस सपने की धड़कन मैं आपके कानों तक नहीं पहुंचा सकती। मैं आपके दामन में भरे हुए खुशियों के फूल नहीं चुन सकती। लेकिन वे फूल तो अब बिखर गए। राजेश भी चुप ना रहा। मैं उन्हें गूंथने की कोशिश करूंगी। उन फूलों का क्या गूंथना जो हाथ लगते ही मुरझा गए हों। मैं उनकी खुशबू से अपने जीवन के सांसों को महका लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप उन सांसों की कीमत जरूर देंगे। क्या? वह हड़बड़ाया। आशा, प्यार और विश्वास, चांदनी ने दृढ़ किंतु धीमे स्वर में कहा। ये तीनों शब्द मानो बिजली की तरह राजेश के कानों में कौंध गए। पलटकर देखा तो चांदनी की पलकें उसके गालों पर आंसू लुढ़क रही थीं। चांदनी, राजेश किसी अज्ञात पीड़ा से करा उठा। आप भी क्या सोचते होंगे, कितनी निर्लज लड़की है जो उल्टी सीधी ना जाने क्या बके जा रही है। नहीं चांदनी, तो कहिए ना, आपने मेरे पाप को अपनी मुस्कुराहटों से धो दिया। ओस से फूलों के मुंह खुलते हैं, कांटों के नहीं, राजेश ने कहा और इसके साथ ही बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले एक बार फिर चांदनी की नज़रों से नज़रें मिलाईं। उन सजल नेत्रों के झिलमिलाते प्रकाश ने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोका। कुछ क्षणों तक दोनों ने एक दूसरे के दिलों की धड़कनें सुनी। आखिर चांदनी से ना रहा गया और बोली, अरमानों भरी इस रात में एक मजबूर दुल्हन अपने स्वामी को क्या दे सकती है? एक वचन, पति भक्ति का वायदा। प्यार करने को इस दुनिया में कई पत्नियां होंगी, लेकिन मैं आपकी पूजा करूंगी। देवता, इतनी पूजा जितनी आज तक किसी पत्नी ने न की होगी। राजेश ने चांदनी के दिल से निकली इस पुकार को सुना, लेकिन इससे पहले कि वह उसके दिल को छू पाती, वह लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर चला गया और उसके जूतों की बोझिल आवाज़
चांदनी के दिल की गहराइयों में डूब गई। सुबह किसी आहट पर जब राजेश की आंख खुली तो उसने चांदनी को अपने करीब खड़े पाया। वह अपने शयन कक्ष से निकलकर राजेश को ढूंढती हुई उस हॉल कमरे में आई थी जिसके एक सोफे पर वह सोया पड़ा था। जो ही राजेश की नज़रें मेहंदी से रचे चांदनी के पैरों को छूकर उसके चेहरे तक उठीं, किसी अज्ञात कपाहट पर काबू पाता हुआ वह उठ बैठा। उठिए ना, चांदनी कह रही थी। रात पिताजी की क्या हालत रही, कुछ मालूम नहीं? तो जाकर मालूम करो ना, वह लापरवाही से बोला। यूँ तो कब की चली गई होती, लेकिन अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसने किंचित आश्चर्य से पूछा और झट से सिगरेट की डिबिया ले उसमें से एक सिगरेट निकालकर ओठों में दबा लिया। चांदनी कुछ देर तक उत्तर ना दे सकी, लेकिन जो ही राजेश ने दिया सलाई से सिगरेट सुलगा लिया, वह दबे स्वर में बोली, ब्याह के बाद मैं उनका आशीर्वाद लेने अकेली जाऊं? अच्छा ना होगा। और उसने लज्जावश सिर झुका लिया। उसकी यह बात राजेश के दिल को लगी। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए उसने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश लिए और चुपचाप ठाकुर साहब के शयन कक्ष की ओर चल दिया। चांदनी भी चुपचाप उसके साथ हो ली। जब दोनों ठाकुर साहब के शयन कक्ष में पहुँचे तो वे अभी तक सो रहे थे। शायद बेटी का बोझ सिर से उतारकर एक मुद्दत के बाद निश्चिंतता की नींद में सो गए थे। दोनों दबे पांव उनके पलंग की ओर बढ़े। चांदनी ने पिता के पैरों को छुआ और फिर बढ़कर खिड़की का पर्दा हटा लिया। पर्दा हटने के बाद जब चांदनी पलटकर पिता के पास आई तो उसका दिल धक से रह गया और फिर जल्दी से वह उनके माथे को छुपा हुआ उसकी चीख निकल गई। वे सदा सदा के लिए गहरी नींद सो चुके थे। चांदनी उनकी छाती पर लुढ़ककर फूट फूट कर रोने लगी। दुल्हन की आंखों का कोहरा जो रात भर उसकी पलकों में छुपा हुआ बेबसी का तमाशा देखता रहा था, उसके आंसुओं के साथ बह निकला। गम की आंधी आए 10 दिन हो गए। वही रात फिर आ गई जिसने अपने आंचल में छुपे हुए अंधेरे को उड़ेलकर उस घर के उजाले को छीन लिया था। वह एकांत चबूतरे पर बैठी नदी के उस पार मरघट की ओर देख रही थी जहां उसके पिता ठाकुर नवाब सिंह को चिता के शोलों ने भस्म कर दिया था। वह हस्ती जिस पर पूरे बीनावरपुर को गर्व था, यों चंद घंटों में मिट जाएगी, इसकी उसने अभी कल्पना तक न की थी। यद्यपि वह यह भी जानती थी कि पिता की मृत्यु की सारी जिम्मेदारी उसी की आती थी। उसी के पापपूर्ण जीवन ने उनको मृत्यु से आलिंगबद्ध कर दिया था और वह अपनी बेबसी पर आंसू भी बहाना चाहती थी। लेकिन अब जैसे आंखों के आंसू खत्म हो चुके थे। किसी ने कमरे की बत्ती जला दी। यह राजेश था जो पत्नी को अंधेरे में अकेली बैठे देखकर वहां चला आया था। क्या सोच रही हो? उसने चांदनी की खामोश नज़रों को पढ़ते हुए पूछा। सोचती हूँ जिसे मरना चाहिए था वह अब तक जिंदा है और जिसे जिंदा रहना चाहिए था वह अब तक इस संसार में नहीं है। शायद उसे यही मंजूर था। राजेश ने उसे धैर्य देते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, रात काफ़ी बीत चुकी है। पहले तो वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन जब पति ने आग्रह किया तो वह उठकर अपने कमरे की ओर चल दी। राजेश ने आज उसे पहली बार छुआ था जब उसके हाथों ने उसे सहारा देकर चबूतरे पर से उठाया था। शायद यह सहारा उसकी निराशा के अंधेरों में एक किरण बन गया था। अपने कमरे में पहुंचते ही चांदनी ने अपने कमज़ोर बदन को पलंग पर गिरा दिया। राजेश ने रात का लिबास पहना और पलंग के दूसरे किनारे पर लेट गया। वह अपने और चांदनी के दरमियानी फासले को शायद इतनी जल्दी ना पाट पाता, लेकिन चांदनी के पिता की मृत्यु ने यह फासला कम कर दिया था। वह चुपचाप लेटा रहा। कमरे में टेबल लैंप का प्रकाश फैला हुआ था। अंधेरे से दोनों का भय आने लगा था, इसलिए शायद किसी ने बत्ती बुझाने की कोशिश नहीं की। रात ज्यों-ज्यों गहरी होती जा रही थी, दिन का शोरगुल उसमें डूबता चला गया और फिर पूर्ण सन्नाटा छा गया। और इस सन्नाटे में दोनों एक दूसरे के दिलों की भयभीत धड़कनों को महसूस करते रहे। राजेश ने अब पहलू बदला तो चांदनी ने अपनी बड़ी बड़ी अनिद्रित आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उसके बाद पलकें फिर सिमट गईं।
इतनी रातों के बाद शायद पहली बार राजेश ने पहलू बदला था। देखता हूँ कई रातों से तुम सो नहीं रही। आप भी तो पल भर नहीं सोते। सिर पर कई जिम्मेदारियां जो टूट पड़ी हैं। जानती तो हो, तुम्हारे पिताजी की सारी जायदाद और कारोबार का सारा इंतज़ाम अब मुझको ही करना पड़ता है। आप इसे बोझ तो नहीं समझते? बोझ तो नहीं, लेकिन क्या? सोचता हूँ मैंने तुम्हारे अधिकार छीनकर अच्छा नहीं किया। कैसे अधिकार? यह धन दौलत जायदाद, इसकी असल मालिक तो तुम हो। लेकिन मेरे मालिक जब आप हैं तो मेरे अलग अधिकारों के क्या माने? नहीं चांदनी, मेरी आत्मा मुझे कोसती है। दरअसल वह टांगों को समेटकर बैठ गया और जरा रुककर फिर बोला, दरअसल जीवन में रुपए पैसे से वंचित रहकर मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि कभी भला बुरा भी ना सोच सका। वरना तुम ही कहो, मुझे तुम्हारी मजबूरियों से खेलने का क्या अधिकार था? जी, वह चकित सी हो गई। मेरा मतलब यह है चांदी कि मैं अब भी तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। मैं समझी नहीं। राजेश ने नज़रें घुमाकर सिगरेट निकाला और उसे सुलगाते हुए गंभीर मुद्रा में बोला, जो कदम पिता की मौजूदगी में लड़खड़ा गए थे उन्हें अब तुम ज़्यादा मजबूती से बढ़ा सकती हो। तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। कहाँ? अपने प्रेमी के पास। राजेश। एक चीख के स्वर में चांदनी के ओठों पर उसका नाम कपकपाकर रह गया और उसने अपनी हृदय पीड़ा को भीतर ही भीतर जब्त कर लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर अपरिचित नज़रों से देखा और दूसरी ओर मुंह फेर लिया। कुछ क्षणों के बाद राजेश ने देखा चांदनी पलंग से उतरकर हॉल कमरे की ओर बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते वह अपनी फटी हुई आवाज़ में बोली, आप भूल गए, आप मेरे पति हैं और आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यह कहते कहते वह कमरे से बाहर निकल आई। राजेश चुपचाप तकिए का सहारा लिए सिगरेट पर सिगरेट सुलगाता रहा। अध्याय 4। चाणक्यपुरी की खूबसूरत आबादी पर सूरज की पहली किरण पड़ने के साथ ही नीना की आंख खुल गई। उसके सुकुमार एवं संगमरमर के से बदन ने रेशमी बिस्तर में नागिन की तरह बल खाया और वह तकिए का सहारा लेते हुए उठ बैठी। उसकी अधखुली आंखों ने अंधेरे उजाले की सीमा को पार किया और चाय की कश्ती पर पहली हाजिरी की। चाय रखी देखकर एक जमाई लेते हुए चाय बनाने के लिए झुकी। फिर चाय का प्याला हाथों में थामे वह शयनकक्ष की बालकनी पर आ खड़ी हुई और सुबह की हल्की हल्की ठंडी हवा उसके उन्मुक्त बदन में विद्युत लहरें सी भरने लगी। उसने चाय के 2 घूंट कंठ से उतारे और छत से लटकते हुए उस पिंजरे के करीब पहुंची जो एक मुद्दत से उसका बालकनी की शोभा बना हुआ था। नीना ने हाथ में लिया हुआ एक बिस्कुट पिंजरे में बंद पंछी की चोंच में रख दिया, जिसे तुरंत वह टुकुर टुकुर काटने लगा। नीना यह देखकर मुस्कुराई। तभी उसे राजेश की याद आ गई, जिसने शिमला की बर्फीली पहाड़ियों में यह पंछी पकड़कर उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेंट किया था। और उपहार लेते हुए उसने कहा था, अगर यह पंछी उड़ गया तो मैं समझूंगा तुम्हारे दिल में मेरी याद उड़ गई। तभी से न जाने क्यों वह उस पंछी को इतनी सावधानी से रखती थी। हालांकि राजेश के प्यार को उसने भरी महफिल में ठुकरा दिया था। शायद वह उस पंछी को इसलिए अपने से अलग न कर सकी थी कि अभी तक उसके दिल की गहराइयों में राजेश की याद छुपी हुई थी। वह उसकी याद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन हर सुबह जब वह उस पंछी को आकर बिस्कुट या कोई फल खिलाती थी तो उस याद के हल्के सुबह झोंके उमड़ आते थे और वह अपने शरीर में एक अनोखे आनंद की सरसराहट सी महसूस करने लगती थी। प्याले की चाय खत्म होने पर जब वह पलटने लगी तो उसने देखा सामने वाली सड़क के उस पार वाले बंगले के सामने एक नीले रंग की इम्पाला शिरवेल गाड़ी आकर रुकी है। वह जरा चौंकी और फिर जब उस कार में से राजेश को उतरते देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह उसे देखते देखते बालकनी की दीवार तक चली आई। वही शक्ल, वही चाल, वही अंदाज। वह बगीचे में जाकर ओझल हो गया, लेकिन नीना के मस्तिष्क पर कोहरे की एक चादर छोड़ गया। उसे किसी तरह विश्वास न आ रहा था कि उस नए मॉडल की गाड़ी में से उतरने वाला सचमुच वही राजेश था
जिसे 4 मास पूर्व उसने ठुकराकर अपने जीवन की सीमा से निकाल दिया था। ठीक उसी समय नौकरानी ने कमरे में प्रवेश किया और चाय की कश्ती उठाकर जाने लगी। नीना ने पुकारा और बड़ी अधीरता से पूछा, रोजी, यह सामने वाला बंगला तो काफ़ी दिनों से खाली था ना? जी, सुना है अब बिक गया। किसने खरीदा है? नाम तो नहीं जानती मिस साहिबा, कोई बाहर वाला है, मल्टी मिलेनियर। लोग वाला 4 लाख प्राइस दिया है। 4 लाख? एक हिचकी सी बनकर ये शब्द उसके मुंह से निकले और वह फिर से उस बंगले की ओर देखने लगी जिसमें कई लोग आ जा रहे थे। सुबह की सारी नियमितताएं छोड़कर नीना जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने जब से राजेश की सूरत का व्यक्ति देखा था, उसके दिल में एक खलबली सी मच गई थी। आज उसने अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना रखा था, उसे भी स्थगित कर दिया और खूब बन संवर कर अपने बंगले से निकल पड़ी। सड़क पार करके वह सामने वाले बंगले में दाखिल हुई और बगीचे का रास्ता काटकर पार्लर में पहुंच गई। उसकी चारों ओर घूमती हुई नज़रें राजेश को ढूंढ रही थीं। चारों ओर मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की चहल पहल थी। बंगले की सफाई हो रही थी और साथ ही साथ बहुमूल्य सामान ला लाकर उसे सजाया जा रहा था। वह उन सब चीज़ों का जायज़ा लेती हुई हॉल कमरे की सीढ़ियों तक पहुंच गई। बंगले की कीमत और उसके सजावटी सामान को देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि जरूर किसी महाराजा ने यह बंगला खरीदा होगा और संभव है राजेश ने उसके यहाँ नौकरी कर रखी हो। और जब इस सिलसिले में उसने कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त करनी चाही तो हर किसी ने ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वह बंगला किसने खरीदा है। हिम्मत करके वह हॉल कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपरी मंजिल के बरामदे में कदम रखते ही उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर वह धीमे कदमों से चलती हुई उस कमरे तक जा पहुंची जिसमें राजेश अपने पास खड़े एक कर्मचारी को सजावट की बारीकियां समझा रहा था। कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ी वह आवाज़ सुनती रही। राजेश के पलटने पर जो ही दोनों का आमना सामना हुआ, वे धक से रह गए। दोनों बुद्ध बने एक दूसरे को देखते रहे। नीना ने उसे पुकारना चाहा, लेकिन प्रयत्न करने पर भी उसके ओंठ ना हिल सके। फिर राजेश अपनी जगह से हिला और लंबे लंबे डग भरता हुआ नीना के पास आकर बोला, तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ? बड़ी अधीरता से नीना ने पूछा। हूँ, किस्मत खींच लाई, उसने उदासीनता से उत्तर दिया और पलटकर सामने खड़े व्यक्ति से बोला, तो मैनेजर साहब, क्या अंदाज़ा है? लगभग 10,000 का खर्चा होगा। कोई बात नहीं, आइए। राजेश ने अपने मैनेजर को इशारा किया और नीना से माफ़ कीजिए कहकर तेजी से बराबर के कमरे में चला गया। वह राजेश का स्टडी रूम था। एक मेज पर पड़े बैग को उसने खोला और उसमें से नोटों की कुछ गड्डियाँ निकालकर मैनेजर को थमा दी। मैनेजर जब उन्हें लेकर बाहर निकला तो नीना भीतर प्रवेश कर रही थी। राजेश के सामने पड़ा नोटों का ढेर देखकर क्षण भर के लिए वह उलझी रही। फिर धीरे से उसके पास जाकर बोली, लगता है किसी राजा महाराजा के यहाँ नौकरी कर ली है। और चारा ही क्या था। राजेश ने सिगरेट केस से सिगरेट निकाला और जेब में लाइटर टटोलने लगा। नीना ने लपककर मेज पर से लाइटर उठाया और उसे जलाती हुई बोली, किसी मालिक का नौकर पर इतना विश्वास नहीं आता। दिलों का जौहरी था, एक ही नज़र में पहचान गया। तो हमारे सामने वाला बंगला लेकर कहीं तुम मुझसे? नहीं नीना, यह तो इत्तेफाक की बात थी कि तुम्हारे घर के सामने वाला बंगला ही खाली मिला जिसे खरीद लिया गया। नहीं, इसमें जरूर तुम्हारा हाथ है, वह झुंझलाकर बोली। राजेश क्षण भर के लिए मौन रहा, फिर ओंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अगर हो भी तो नीना ने इस तो के आगे कुछ कहते ना बन पड़ा। घबराहट से वह पसीना पसीना हो गई, चेहरा पीला पड़ गया। सोचने लगी वह क्यों अकारण ही सीमाएं पार कर रही है, उसे यह सब पूछने का अधिकार ही क्या है। और उसने बातचीत का रुख बदलकर कहा, सुना है 4 लाख में खरीदा है? नहीं, 4,10,000 में। नीना ने बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर बड़े अंदाज से बोली, कौन है वह रईसजादा? रईसजादा नहीं, रईसजादी। रईसजादी का नाम सुनकर नीना के दिल को भारी धक्का लगा,
लेकिन अपनी मुख मुद्रा बदले बिना उसने फिर पूछा, कोई रानी महारानी है क्या? हूँ। कहाँ की? मेरे दिल की। राजेश के इस उत्तर पर उसे दूसरा धक्का लगा, लेकिन वह उसी मुद्रा में बोली, क्या नाम है? चांदनी। मालूम होता है पहले बार में ही उसके दिल को मोह लिया। इस बात में तो हम माहिर हैं। खैर, दाद देती हूँ तुम्हारे वार की। अब क्या इरादे हैं? किस बारे में? अपनी महारानी का माल उड़ाने के बारे में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? सौदा कच्चा नहीं। क्या मतलब? मैंने उससे शादी कर ली है। राजेश ने सिगरेट का एस्ट्रे में मसलते हुए दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनकर नीना के जैसे होश उड़ गए। भीतरी पीड़ा से जैसे छटपटाती हुई बोली, यह सब झूठ है। नहीं नीना, यह सब सच है। मैंने अपने दिल का सौदा कर लिया है। देखने में जरूर सुंदर होगी, वह बहके बहके अंदाज में बोली। इस पर गौर नहीं किया मैंने। तो जरूर बदसूरत होगी, कोई ना कोई दोष होगा उसमें। हो सकता है। तो इसका मतलब है तुमने अपने आप को दौलत के लिए बेच दिया? हाँ, ताकि तुम जैसी अमीरजादियाँ मेरे मासूम दिल से और ज़्यादा ना खेल सकें, मेरी भावनाओं की आतिशबाजी में आग लगाकर मेरा तमाशा ना बना सकें। अगर तुम्हें दौलत से दिल खरीदने का अधिकार है तो मैंने दिल का सौदा करके क्या पाप किया? बताओ, क्या पाप किया है मैंने? राजेश की आवाज़ कंपकपा गई, आंखों में लाल डोरे उतर आए। नीना ने उसके इस बिफरे अंदाज को देखा और इससे पहले कि बारूद में चिंगारी लग जाती, वह तेजी से पलटी और बेतहाशा भागती हुई सीढ़ियां उतरकर बाहर निकल गई। राजेश धीरे धीरे दरवाजे तक गया और उसे नज़रों से ओझल होते हुए देखता रहा। आज नीना के दिल पर नश्तर लगाकर उसके अपने दिल के घावों को कुछ राहत मिली थी। दिन गुजरते गए। नीना हर रोज अपनी बालकनी में बैठकर उस सामने वाले बंगले में आने जाने वालों को देखती रहती। बंगले की बाहरी दीवारों का रंग कई बार बदला गया था। आखिर संगमरमर की उन दीवारों पर हल्का आसमानी रंग पोता गया ताकि निखरी हुई चांदी में ताजमहल का सा प्रतिबिंब दिखाई दे। उसने मोटे मोटे अक्षरों में मेन गेट पर खोदे गए उस नाम को भी पढ़ा जो इस बंगले का नया नाम रखा गया था, चांदनी विला। चांदनी का विचार आते ही नीना के दिल में एक कसक सी उठती। वह उस चांदनी को देखने के लिए बेचैन थी जिसके स्वागत के लिए यह सुंदर चांदनी विला सजाया जा रहा था। उसके कई बार राजेश को मोटर में आते जाते देखा और एक दो बार तो उसने उसके यहाँ जाने का इरादा भी किया, लेकिन साहस ना हुआ। उसका ख्याल था कि शायद स्वयं राजेश ही किसी दिन उसके यहाँ चला आएगा, लेकिन उसके इस ख्याल ने भी उसे धोखा दिया। राजेश ने कभी उसके घर की ओर आंख उठाकर भी न देखा और उस राजेश का प्रेम जिसे उसने कभी एक साधारण खेल समझा था, आज उसके दिल को टुकड़े टुकड़े किए डालता था। उसने कई बार रोज़ी को भेजकर यह जानने की भी कोशिश की कि चांदनी कब आ रही है, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिलता। कभी कभी तो वह यहाँ तक भी सोचने लगती कि यह सब फरेब है। राजेश ने उसे ईर्ष्या की आग में जलाने के लिए एक फर्जी नाम चांदनी गढ़ लिया है और यह दौलत उसने ज़रूर किसी बड़े जुए या बुरे तरीके से प्राप्त की है ताकि मुझे मेरे घमंड का उत्तर दे सके, मेरे मुंह पर तमाचा मार सके। और यह सब सोचकर वह बुरी तरह छटपटाने लगती। राजेश को वहाँ आए आज 15 दिन हो चुके थे और इन 15 दिनों में उसने सामने वाले बंगले की वीरानियों को खत्म करके उसे नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया था। इस बीच में उसने एक बार भी नीना से मिलने की कोशिश नहीं की थी। उधर नीना शीशे के झरोकों में से चांदनी विला की ओर देख देख कर परेशान हो गई। कई अवसर ढूंढे, लेकिन हर बार अपने पुरानी प्रेमी की बेरुखी देखकर उसकी छाती में बर्छियों सी बौछार होने लगी। आज भी वह अपनी बालकनी में बैठी उस चांदनी विला को देख रही थी जो अंधेरी रात में ताजमहल की तरह निखरा हुआ था। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन ऊपर की मंजिल के कोने वाले उस कमरे की बत्ती अभी तक जल रही थी जो राजेश का स्टडी रूम था। आज तक उसे इस बात का विश्वास नहीं आया था कि राजेश ने किसी अमीरजादी से ब्याह रच लिया था। वह यही समझती थी कि राजेश कोई चाल चल रहा है, वह उसे ईर्ष्या की आग में जलने पर मजबूर कर रहा है और यदि उसकी बात में कोई सच्चाई है तो उसने ज़रूर किसी काली कलूटी बसूरत लड़की से ब्याह करके अपने जीवन का सौदा किया होगा। एकाएक वह अपने ही विचारों की कटुता से चौंक उठी
उसे महसूस हुआ कि चांदनी के बारे में सोचने से ही वह उससे ईर्ष्या करने लगी थी। जिस दिल को कुछ मास पहले उसने भरी महफिल में ठुकरा दिया था, आज उसी के लिए उसके हृदय में ज्वाला धधक रही थी। उसकी धड़कनें बेकाबू होकर तड़पने लगी और उस पीड़ा से व्याकुल होकर वह बालकनी में टहलने लगी। दूर चर्च के घड़ियाल ने रात के 2 बजने का संदेश दिया। वह रुक गई। बालकनी के जंगले में के साथ रंगते हुए जब उसने पूरी चाणक्यपुरी को देखा तो उसे काली काली इमारतों के सिवा कुछ नजर न आया। राजेश के कमरे को छोड़कर कहीं भी रोशनी नहीं थी। वह सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं वह हर रात बत्ती जलाकर उसे जतलाना चाहता हो कि उसके दिल में भी उसके लिए दर्द है, वह अभी तक उसके प्रेम में सुलग रहा है। यह विचार आते ही उसके दिल में गुदगुदी सी पैदा हुई और फिर ना जाने क्या सोचकर वह भीतर कमरे में चली आई। आईने के सामने खड़े होकर उसने विभिन्न कोणों से अपने चेहरे और शरीर को निहारा और फिर कुछ देर बाद अंधेरे में चुपचाप चलती हुई वह चांदनी विला के फाटक को पार कर रही थी। उसके कपकपाते दिल में ना जाने कहाँ से इतना साहस और विश्वास उभर आया था। उसी दिन दबे पांव चलती हुई वह हॉल कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजे की धीरे से धकेलते ही किवाड़ खुल गए। खुले किवाड़ देखकर उसका अनुमान विश्वास में बदल गया। वह हॉल कमरे में दाखिल हो गई। अभी वह हॉल कमरे के अंधेरे से अपनी आंखों को मायूस ही कर रही थी कि एकाएक उसके मुंह से चीख निकल गई। किसी ने छत से लटके हुए फानूस को रोशन कर दिया था। घबराकर देखा तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में राजेश खड़ा था। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगी, जी, नीना के थरथराते ओठों से निकला और फिर उसकी फटी फटी सी नज़रें राजेश के ओठों पर खिली मुस्कुराहट को देखकर झुक गईं। उस समय वह हल्के आसमानी रंग की नाइटी पहने हुई थी और फानूस के प्रकाश में नायलॉन की एक गुड़िया सी लग रही थी। राजेश ने एक बार उसे सिर से पांव तक देखा। खुले केशों से फिसलती हुई नज़रें उसके रेशमी स्लीपरों पर जाकर रुक गईं। यौवन और सौंदर्य एक दूसरे में गडमड होकर कयामत ढा रहे थे। आओ आओ नीना, राजेश ने सिर से इशारे से ऊपर आने को कहा और उसने देखा कि वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी है तो उसने बत्ती बुझा दी। एकदम अंधेरा होने से नीना के कदम जरा ठिठके, लेकिन फिर तुरंत ही वह संभल गई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती चली गई। अपने शयनकक्ष में पहुंचकर जब राजेश ने पलटकर देखा तो वह बोल उठी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? केवल अनुमान, झूठ, वह चंचलता से चमककर बोली और फिर इधर उधर नजरें डालती हुई उसके सुंदर शयनकक्ष को देखने लगी। रेशमी बिस्तर धुंधले प्रकाश में किसी सुकुमार सुंदरी की प्रतीक्षा सा करता लग रहा था। उसे देखते ही नीना पर मस्ती सी छाने लगी और वह मचलती हुई उस पर जा बैठी। फिर अपनी अधकुली आंखों में सौ सौ जादू जगाते हुए उसने राजेश का हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों को अपने ओठों से छुआते हुए बोली, जानते हो, दिल को दिल से राहत होती है। सच, उसने एक अबोध बच्ची की तरह हैरान होकर कहा। ऐसा ना होता तो मैं इतनी रात गए अकेली पागलों की तरह इस चौखट पर कैसे आती? चांदी की झंकार सुनकर? राजेश, हाँ नीना, सच्चाई से मुंह न मोड़ो। मेरे लिए तुम्हारे दिल में इतना आकर्षण होता तो तुम कब की मेरी बाहों में होती। ताने देने को बुलवाया था क्या? मैंने कब बुलवाया था? वह तो उफ, वह तड़पकर बिस्तर से उठ गई, फिर एक कदम बढ़कर रुकी। दोनों ने एक दूसरे की ओर भरपूर नज़रों से देखा। नीना थरथराते स्वर में बोली, मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। वह तो मैं समझता हूँ, समाज का भय, मान मर्यादा का भय, भविष्य का प्रश्न, लोग क्या कहते। हाँ राजेश, लेकिन आज वे मजबूरियां क्या हुई? न समाज का भय रहा, न मान मर्यादा का। यूँ रात को अकेली अपूर्ण वस्त्रों में किसी गैर के घर में। तुम गैर तो नहीं हो? कौन कह सकता है कि मैं गैर नहीं हूँ? तुम्हारा दिल, जिसमें अभी तक मेरी याद अंगड़ाइयाँ ले रही हैं, इसमें क्या संदेह है? वह तुम्हारी याद ही तो थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई, तुम्हारे घर के सामने रहने पर विवश कर दिया। और अब एक ही तमन्ना बाकी है, क्या? हर सुबह तुम मेरे दर्शन करो, हर शाम मेरा इंतज़ार। नहीं राजेश नहीं, मेरे दिल को अब और न जलाओ, मेरी गुस्ताखियों को भूल जाओ। अब तक
तो तुम मेरे अरमानों से खेलती रही हो। मेरी बारी तो अब आई है, इतनी जल्दी घबरा गई? हाँ, मुझ में यह सब सहने की शक्ति नहीं है। अब ज़्यादा ना तरसाओ मुझे, प्यार से मुझे अपनी बाहों में ले लो। देखो तो, जो नाच उठाने के लिए तुम घंटों मेरी राह देखा करते थे, आज तुम्हारे कदमों में लौट रहे हैं। और यह कहते कहते वह बिल्कुल उसके समीप चली गई। राजेश मुंह फेरने लगा तो उसने भड़कर दोनों हाथों से उसके कंधे थाम लिए। वह उससे लिपटने ही जा रही थी कि राजेश ने एक झटके से उसे अलग कर दिया और क्रोध से बोला, नहीं नीना, तुम भूल रही हो, मैं किसी की अमानत हूँ, चांदनी की। यह झूठ है। तुमने मुझे तड़पाने के लिए यह फर्जी नाम रख लिया है, मुझे खाक में मिलाने के लिए एक ढोंग रचा है। नहीं नीना, यह सच है। आज दौलत ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि किसी के मुंह पर सच कह सकूं। चांदनी मेरी बीवी है और मुझे कोई अधिकार नहीं कि उसका अधिकार किसी दूसरे को दे दूं। तुम जा सकती हो। नीना एकदम स्तब्ध हो गई। उसके मन की ज्वाला शोलों के रूप में आंखों से बरसने लगी। होठ थरथराए और वह चिल्लाकर बोली, तो मैं भी उस घड़ी का इंतज़ार करूंगी जब हर सुबह मेरी जवान अंगड़ाइयाँ तुम पर बिजली बरसाएं। हर शाम मेरा इंतज़ार तुम्हें तड़पाए और तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाए। मैं मनमानी रंगरलियाँ बनाऊं और तुम मुझे देख देख कर जलो, तरसो, तड़पो और बर्बाद हो जाओ। और यह कहते कहते वह क्रोध से फुंकारती हुई वहाँ से चली गई। राजेश ने खिड़की का पर्दा हटाकर लॉन में झांका। नीना फाटक की ओर जा रही थी। उसे अंधेरे में ओझल होते देखकर राजेश ने पर्दा खींच लिया और सिगरेट सुलगाकर अपने बिस्तर पर आ गया। नीना की तिलमिलाहट ने जहां उसके दिल को संतोष प्रदान किया था, वहां चांदनी की कल्पना ने एक कसक पैदा कर दी। तो दोस्तों, मैली चांदनी का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें।